नेक्सस जीएस स्पेशल निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे भीमबेटका से। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से रिलेटेड किया जाता है। लिखिएगा भीमबेटका, भीमबेटका या फिर ऐसे लिख लीजिएगा प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा बस्ती और एक तरफ लिखिएगा नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज के किनारे है। रोपड़ सतलज के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशाल स्नानागारों के बारे में बात करें तो जब भी विशाल स्नानागारों का नाम आता है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागारों के जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर करीब 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करीब 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की जो लंबाई है वो करीब 11.8 मीटर, चौड़ाई करीब 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर के आसपास थी। खैर, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल जो स्नानागार है किस पुरातत्व स्थल से पाए जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो से पाए जाते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, कई बार रिपीटेशन में इसकी चीज़ को हम लोग लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, धौलावीरा के बारे में बात करें तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था और यह नगर जो है आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पी नगर जो है 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। वेदों के बारे में बात करें तो भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो ऋग्वेद है और यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जो है श्रुतों के संकलन के बारे में बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कठोपनिषद के बारे में बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। लिखिएगा आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक पार्ट है। पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, एक वर्ड आता है वैदिक कर्मकांड में, एक वर्ड आता है होता शब्द करके, तो इसका संबंध जो है वो किससे है, तो ये आपका ऋग्वेद से है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे तथा 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ थी। ऐतरेय तथा कौस्तुकी ऋग्वेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ है।
पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की करीब 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय सप्तम मंडल जो है, यही मंडल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। इस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल जो है अर्वाचीन है। खैर, अगर आपसे पूछा जाए इस टाइप से कि होता जो शब्द है, वैदिक कर्मकांड में जो होता शब्द आता है उसका संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से उसका संबंध होता है। नेक्स्ट है अघन्या। अघन्या के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का मतलब होता था गायों से। गायों का मतलब होता था ना मारने जाने योग्य। गायों की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था जो है वेदों में की गई है। नेक्स्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। उपाध्याय के बारे में बात करें तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो आपका उपाध्याय कहलाता था। ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण, ये लिख लीजिएगा। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है महाभारत के बारे में बात करें तो महाभारत जो है मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। लिखिएगा महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। जय संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है रोमनदेई के बारे में बात करें तो मौर्यवंशी शासक थे अशोक के। रोमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आया था और उसने यहाँ उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही अभिलेखों में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण से कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। पूछा जाता है किस राजवंश के अभिलेख ने इस परंपरा का समर्थन किया था कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, तो मौर्य के बारे में बात हो रही है। लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। नेक्स्ट है या फिर इस तरह से लिख लीजिएगा अशोक के रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से, अशोक के रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से इस परंपरा की पुष्टि होती है। इस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिरत्न के बारे में बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें आते हैं विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध साहब जो है वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। पूछा जाता है कि बुद्ध साहब जो थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के काल में आए थे। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा चारों बौद्ध संगीति के बारे में बहुत पूछा जाता है। चारों बौद्ध संगीति अक्सर ही आपको क्लास में भेजा जाता है रिटन फॉर्मेट में, और उम्मीद है सभी लोगों ने इतनी बार पढ़ा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। और इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे भी बहुत जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बहुत पेट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है ही जो पूछा जाता है लगभग से। जैसे इंस्टेंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें बौद्ध साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लगभग से हर साल पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, जिससे कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए तो गलत ना हो आपके। और रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है। जितना आप पढ़ते जाएँ उतना ज़्यादा आप रिकॉल करते जाएँ, रिविज़न करते जाएँ, जिससे किसी भी तरह से कोई भी समस्या आपके लिए आए ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भूमि स्पर्श मुद्रा की
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, सुबुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित जो अंतिम व्यक्ति था वो आपका सुबुद्ध था। सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। उसकी प्रार्थना पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश की जो अनुमति है वो दी थी। लिखिएगा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था, सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था, बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। नागार्जुन के बारे में बात करें तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक जो थे वो नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्यूष मात को ही शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित माध्यम है मार्ग के सिद्धांतों को विकसित किया गया है। पूछा जाता है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक के थे। लिखिएगा, नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। सप्तकर्णी गुफा के बारे में बात करें तो राजगीर या फिर राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है। लिखिएगा, सप्तकर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था के बारे में बात करें तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यग्रह है वो आपका कार्ले में स्थित है। और कार्ले तो संभवतः सभी को पता होगा कि कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हीनयान अवस्था का, हीनयान अवस्था का विशालतम, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह, शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले में स्थित है, कार्ले में स्थित है, कार्ले में स्थित है। वल्लभी के बारे में बात करें तो वल्लभी चर्चा में भी रहता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। इसमें से वल्लभी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। देखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था, गुजरात में स्थित था। एक तरफ लिखिएगा आचार्य और एक तरफ लिखिएगा सिद्धांत, आचार्य और एक तरफ लिखिएगा सिद्धांत, आचार्य और एक तरफ लिखिएगा सिद्धांत। लकुलिश पाशुपत, लकुलिश पाशुपत। नागार्जुन शून्यवाद, नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन। गोशाल आजीवक, गोशाल आजीवक। नेक्स्ट है, ऋजुपालिका के बारे में बात करें तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। महावीर स्वामी को करीब 12 साल की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाइनली वो आपका क्यावलिन कहलाए थे। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय जो है प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका के
पास हुआ था। कौशाम्बी के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो आपका कौशाम्बी ही है। लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली, दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है, कौशाम्बी है। नेक्स्ट है, नैनार के बारे में बात करें तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का जो प्रचार प्रसार है मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की भूमिका जो है अहम रही थी। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त जो है अलवार संत कहलाते थे और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त जो है नैनार संत कहलाते थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का कहीं ना कहीं विरोध किया था। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, नैनार के बारे में बात करें, लिखिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा, नैनार, नैनार शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या के बारे में बात करें तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जनसंख्या थी वो 9 थी, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, बेशनगर अभिलेख के हेलियोडोरस के बारे में बात करें तो बेशनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी था, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत बार हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट है, वराह अवतार के बारे में बात करें तो विष्णु के वराह अवतार को पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। अपरशुराम के बारे में बात करें तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद नंद को अपरशुराम कहा गया था, लिखने की आवश्यकता नहीं है, संभवतः सभी को याद भी होगा। नेक्स्ट है, बिंबसार के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, ये बिंबसार के दरबार से रिलेटेड था, इसको लिख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के समय का, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबसार से संबंधित था, बिंबसार से संबंधित था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के बारे में बात करें तो पहले तो 16 महाजनपदों के स्टेट पूछ लिए जाते थे, जगह कौन सी है, महाजनपदों की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता था, अभी भी पूछ लिया जाता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है, जब से यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे हैं ज़्यादा, तो उम्मीद ये बनती है कि ये क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने महाजनपदों की स्थिति है। तो कई बार क्लास में पूछा भी है, सब लोगों ने बताया भी है, उम्मीद है सभी लोगों को याद भी होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपदों की स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरु या पोरस के बारे में बात करें तो पुरु या पोरस का राज्य जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु इसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके जो है वो प्रदान किए थे। लिखिएगा, पुरु वह, पुरु या पोरस वह, पुरु या पोरस वह भारतीय राजा का नाम था जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मेगस्थनीज के बारे में बात करें तो मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने के उल्लेख नहीं करता है। कई बार ये पूछा गया है कि दास्ता के बारे में मेगस्थनीज ने कहा था, तो
इनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो और दास्ता बिल्कुल भी नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका में ये चीज़ एकदम क्लियर मेंशन है। नेक्स्ट है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सैंड्रो कोट्स के बारे में बात करें तो जस्टिन आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहा है। नेक्स्ट है, शक संवत के बारे में बात करें तो शक संवत जो है वो आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। विक्रम और शक संवत के मध्य 135 वर्ष का अंतर था। 135 वर्षों का अंतर था। विक्रम और शक संवत में 135 वर्षों का अंतर था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बात करें तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। इसका मतलब है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। पूछा जाता है कि किसके शासकों में या फिर कौन सा ऐसा शासक था किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण जो है वो प्रयुक्त किया गया है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, रबतक अभिलेख के बारे में बात करें। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए। देखिए, रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए थे। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम